गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का भारत में सांप्रदायिक राजनीति के इस वीडियो पार्ट 2 में स्वागत है। जैसा कि पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा, भारत में सांप्रदायिक राजनीति का परिदृश्य कैसा था, किस तरह से इस समस्या को जटिल बनाने में ब्रिटिश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही और जिसके माध्यम से उन्होंने लंबे समय तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को अवरुद्ध किया। पिछले वीडियो में हमने अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मुसलमानों ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी, किस प्रकार मुस्लिम लीग बनी और क्या क्या घटनाक्रम अलीगढ़ आंदोलन के बाद हुआ। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति किस किस तरीके से हुई और उसमें हमने पढ़ा सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, मुसलमानों द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग, मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक आंदोलन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के लिए किया गया आंदोलन और अंततः पाकिस्तान की स्थापना। चूंकि हम अलीगढ़ आंदोलन को पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके बाद जो जो घटनाएं हुई क्रमवार तरीके से हम आज इसको पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति किस चरण में हुई और उसमें सबसे पहली घटना हुई अलीगढ़ आंदोलन, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी मुसलमानों द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग। 1905 में बंगाल के बंटवारे से हिंदुओं में बड़ी उत्तेजना फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज्य करो की नीति से कार्य किया और सरकार ने पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत कहा। वहां के मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध उकसाया और सांप्रदायिक दंगे कराए। इतना करवाने पर भी जब बंगाल विभाजन से उत्पन्न राष्ट्रवाद का जो वेग था वो कम नहीं हुआ, तब भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को कुछ संवैधानिक सुधार करने की सलाह दी। लॉर्ड मिंटो ये चाहते थे कि सुधारों के साथ राष्ट्रवाद को रोकने के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट को और अधिक बढ़ाया जाए। इसीलिए उन्होंने वाइसरॉय के निजी सचिव स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबाल्ड को लिखा कि यदि आगामी सुधारों के बारे में बात करने के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल वाइसरॉय से मिले तो वाइसरॉय को प्रसन्नता होगी। आर्कबाल्ड के इस विचार को उन्होंने अपने ही अलीगढ़ कॉलेज के मंत्री नवाब मोशी उल मुल्क के सामने रखा और नवाब साहब ने जल्दी ही मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में संगठित किया और उसको वाइसरॉय के सामने प्रस्तुत किया, भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने 1 अक्टूबर 1906 को निम्नलिखित मांगे रखी। पहली मांग, सुधारों के बाद बने हुए विधानमंडल में मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक स्थान दिए जाएं। दूसरी चीज, मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र हों। सरकारी नौकरियां मुसलमानों को अधिक दी जाए। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में सरकारी सहायता दी जाए। यदि गवर्नर जनरल की काउंसिल में किसी भारतीय को नियुक्त किया जाए तो वो मुसलमानों के हितों का ध्यान रखे। ये कुछ मांगे उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल ने 1906 में प्रस्तुत की। लॉर्ड मिंटो ने उनकी जो सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग थी उसको माना। हालांकि लॉर्ड मॉर्ले ने इसको पसंद नहीं किया, पर फिर भी 1909 का जो अधिनियम आया, जो मॉर्ले मिंटो एक्ट कहलाता है, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया। इस सिद्धांत का बड़ा भारी प्रभाव भारतीय राजनीति पे पड़ा और मुसलमान कांग्रेस और हिंदुओं से अलग होकर अंग्रेजों से साठगांठ करने लगे और अंततः हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विष फैल गया। तो ये जो पहली चीज है, पहली घटना, मुसलमानों के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग 1906 में आगा खां के नेतृत्व में रखी गई और जिसे 1909 के एक्ट के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा माना गया, वो दरअसल फूट डालो राज्य करो की नीति की शुरुआत थी। और इस रूप में इस घटना ने बहुत दीर्घगामी असर भारतीय राजनीति पर डाली। दूसरी घटना थी मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद अंग्रेजों ने 1906 में
मुस्लिम नेताओं को मुसलमानों के लिए एक अलग अखिल भारतीय संस्था बनाने के लिए उनको प्रेरित किया। कांग्रेस की बढ़ती हुई मांगों का विरोध करने के लिए और मुसलमानों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक संस्था बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रेरित किया। फिर अभी अभी जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था आगा खां के नेतृत्व में गया था, जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी और वो 1909 के एक्ट में पारित भी हो गई, तो इससे भी मुसलमान काफी उत्साहित थे और इसीलिए 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क ने ढाका में मुस्लिम लीग की नींव रखी। और इस मुस्लिम लीग ने जो मांगे भारतीय राजनीति में रखी वो इस प्रकार: पहली, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य की तरफ भक्ति की भाव पैदा किया जाए। दूसरा, मुसलमानों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। तीसरा, ऊपर जो उद्देश्य बताए गए उनके विरुद्ध ना जाते हुए मुसलमान और दूसरी जातियों में जहां तक हो सके मेल मिलाप उत्पन्न किया जाए। और इस रूप में मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम लीग ने अपना कार्य करना एक तरह से शुरू किया। 1908 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसमें सर सैयद अली इमाम उसके अध्यक्ष चुने गए और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व विधानमंडलों में दिए जाने की मांग की। उन्होंने, जैसा कि ऊपर ही मैंने बताया कि उन्होंने मांग की थी कि अगर प्रीवी काउंसिल के अंदर एक हिंदू नियुक्त किया जाए तो मुसलमान को भी ज़रूर से नियुक्त किया जाए और सरकारी नौकरियों में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। तो 1909-1910 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपनी इन्हीं मांगों को आगे बढ़ाया और इस प्रकार दूसरा कारण जो या तीसरा कारण जो हुआ वो था मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसने संस्थागत तौर पे मुसलमानों की मांगों को भारतीय राजनीति में आगे की ओर आगे बढ़ाया। तीसरी घटना है मुस्लिम लीग की राजनीति में परिवर्तन। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि मुस्लिम लीग को सारे मुसलमानों का समर्थन कभी प्राप्त नहीं हुआ। राष्ट्रवादी मुसलमान सदैव इससे अलग रहे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में बहुत कट्टर मुस्लिम लीग के पैरोकार बने, वो शुरू के दौर में बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के 25वें अधिवेशन में जो 1910 में इलाहाबाद में हुआ, उसमें उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कड़ी आलोचना की। उनके अलावा नवाब सैयद मोहम्मद, मौलाना शिवली नोमानी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि जो नेता थे, उन्होंने भी लीग से अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहा। मौलाना मोहम्मद अली ने दिल्ली में अंग्रेजी में एक पत्र निकाला जिसका नाम था कॉमरेड, और उर्दू में हमदर्द नाम के 2 पत्र निकाले जिसमें मुस्लिम लीग की राजभक्ति की बहुत निंदा की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता में अल हिलाल नाम का पत्र निकालना शुरू किया। इसके अलावा सैयद वजीर हसन इमाम और हकीम अजमल खान जैसे प्रगतिशील नेता भी सांप्रदायिक नीति को अच्छा नहीं समझते। राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं के दबाव और आक्षेपों से मुस्लिम लीग विवश हो गई और उनको अपने मौलिक सिद्धांतों और नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद उल हसन ने मुसलमानों की एक राष्ट्रीय संस्था की नींव भी डाली जिसका नाम जमीयत उल उलेमाए हिंद था, जिसका हिंदी में रूपांतरण है भारत के विद्वानों की संस्था। इस संस्था ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का घोर विरोध किया। तो ये जितने भी सारे कारण हैं, उनकी वजह से 1913 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित करके भारत के विभिन्न संप्रदायों से अधिक मेलजोल उत्पन्न करने और ब्रिटिश राज के संरक्षण में भारतीयों के लिए स्वराज्य प्राप्ति का यत्न करने जैसी बातें कहनी शुरू की। तो जो कट्टर रूप था मुस्लिम लीग का, वो इस समय 1913 तक काफी हद तक उसमें परिवर्तन नजर आया। अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग और खिलाफत आंदोलन। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति 1918 में हो गई। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों और टर्की के बीच में एक संधि हुई।
अंग्रेजों ने टर्की के सुल्तान को, जो मुसलमानों का खलीफा भी था, गद्दी से उतार दिया, क्योंकि वो प्रथम महायुद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था और टर्की के साम्राज्य के टुकड़े करके उसके काफी सारे भाग स्वयं अपने अधिकार में कर लिए। इससे भारतीय मुसलमानों में रोष पैदा हो गया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इसीलिए 1920 में मुसलमानों के सहयोग से गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया। इस समय मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को सहयोग देने से इनकार तो नहीं किया, पर वास्तव में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत कम आंदोलन में भाग लिया। इस समय ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे कि खिलाफत आंदोलन ने जो मुसलमानों में और हिंदुओं में, या यूं कह सकते हैं मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में जो दूरी थी उसको कम कर दिया, और इससे कहीं ये भी एक मुसलमानों के एक तबके के अंदर भय पैदा हो गया था कि क्या मुस्लिम लीग अपना जो मूल विचार है कट्टर, उसको वो खोती तो नहीं जा रही। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित कर दिया, और वो घटना थी महात्मा गांधी ने 1922 में जब अपना असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन स्थगित किया। उसके थोड़े समय बाद ही देश भर में दंगे हो गए। हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए हिंदू महासभा, आर्य समाज जैसी संस्थाएं प्रयासरत थी, और मुस्लिम लीग ने इस समय मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया और मुसलमानों की तरफदारी की। इससे जो उनकी मुसलमानों में कोई लोकप्रियता थी वो वापस उनको प्राप्त हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग के कर्णधार बन गए। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और इस्लाम के प्रचार में लग गए। खिलाफत आंदोलन के समय जो हिंदू मुस्लिम एकता नजर आ रही थी वो इस वक्त तक पुनः धाराशायी हो गई, और फिर से मुस्लिम लीग अपने कैरेक्टर में, या जो उसका मूल जो स्वभाव था उसमें वो आ गई। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अपने आंदोलन की शुरुआत। जब भारतीय सुधारों के लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की मांगों का विरोध किया। इस समय मुस्लिम लीग में जिन्ना का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने लंदन के सम्मेलन में मुसलमानों की मांगों को बढ़ा चढ़ा के रखा और महात्मा गांधी के मार्ग में काफी रुकावटें पैदा हुई। जब सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकला तो गांधी निराश होकर भारत लौट आए, और 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता दे तो देश का बंटवारा करके मुसलमानों का एक अलग राज्य स्थापित कर दिया जाए, जिसमें सारा पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, सारा बंगाल, असम शामिल किया जाए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी मुस्लिम लीग की सहानुभूति ब्रिटिश सरकार के प्रति थी। 1942 से 44 तक कांग्रेस के अधिकांश नेता जेलों में थे। इसका खूब फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। कांग्रेस को उन्होंने हिंदू संगठन कहा, पाकिस्तान की स्थापना का खूब प्रचार किया। 1946 में भारत में चुनाव हुआ और इस चुनाव में मुस्लिम लीग को 1937 के चुनाव से भी ज्यादा सफलता मिली, और इस तरह से इस नई सफलता से प्रभावित होकर भी उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान की मांग थी उसको और जोरदार तरीके से भारत में रखना शुरू कर दिया, और अंततः हम देखेंगे पाकिस्तान की स्थापना किस प्रकार। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मुस्लिम लीग को जो 1946 के चुनाव हुए थे, 1946 के चुनाव, उन चुनावों में बहुत अधिक सफलता मिली थी, और उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, बिहार और मध्य प्रांत के मुसलमानों की लगभग सभी सीटें प्राप्त हुई, बल्कि पंजाब, सिंध और बंगाल के मुसलमानों की भी अधिकांश सीटें प्राप्त हुई। तो इससे वो बहुत बहुत प्रभावित भी थे, और उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना का जो अपना आंदोलन था उसको बहुत तेज कर दिया। कांग्रेस ने पाकिस्तान की स्थापना का बहुत विरोध किया, पर जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी सीधी कार्रवाई शुरू की और अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे करवाने शुरू किए, तो इससे हिंदुओं को संपत्ति और जीवन की भारी क्षति हुई, और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि अंततः कांग्रेस ने देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया, और 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार स्थापित हुई।
अपने कट्टर दृष्टिकोण के कारण उन्होंने हिंदुओं को मार पीट कर बलपूर्वक निकालना शुरू कर दिया और संपत्ति को लूट लिया। कुछ ही वर्षों में सारा पश्चिमी पाकिस्तान और अधिकांश पूर्वी पाकिस्तान हिंदुओं द्वारा खाली कर दिया गया। लेकिन जिस मुस्लिम लीग ने लोगों के जीवन और संपत्ति को इतनी सख्त हानि पहुंचाई थी, वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक शासन नहीं कर पाई और जल्दी ही अन्य विरोधी दलों ने उसे पछाड़ दिया। तो इस तरह से भारत के अंदर सांप्रदायिक राजनीति ने काम करा और अंततः जिसकी शुरुआत आगा खान ने 1906 के अंदर जो उनका प्रतिनिधिमंडल था, उसने जो पृथकतावादी राजनीति की शुरुआत की, उसका अंत पाकिस्तान के निर्माण के साथ हुआ। तो इस तरह भारत की सांप्रदायिक राजनीति को आप देखेंगे। धन्यवाद।